वो वक्त वो मंजर वो नजारा भी आएगा, वो वक्त वो मंजर वो नजारा भी आएगा, समंदर है अगर तो किनारा भी आएगा। अरे जिंदगी की इन मुश्किलों से हार मत जाना है मेरे दोस्त, भरोसा रखो टारगेट सेमेस्टर पे, भरोसा रखो अपने सारथी पे, एक दिन तुम्हें सलाम करने तुम्हारा सितारा भी आएगा। स्टूडेंट्स, तहे दिल से आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे टारगेट सेमेस्टर प्लेटफॉर्म में। आई थिंक आप सभी लोग बेहतर होंगे और आप सभी अपने सेमेस्टर एग्जाम के लिए अपने आप को बेहतर बना रहे होंगे और एट द सेम टाइम आप सभी लोग अपने आप को अपने करियर के लिए, अपने फ्यूचर के लिए भी अपने आप को तैयार कर रहे होंगे। डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस में हो के भी आप अपनी सफलता के लिए, अपने करियर के लिए निरंतर काम कर रहे होंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए हम लेके आए हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आप सभी का मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था। आप सभी काफी दिनों से कह रहे थे कि सर कंपनी लॉ फर्स्ट का एमसीक्यूज नहीं आ रहे हैं, तो एमसीक्यूज की डिमांड को पूरा करने के लिए, आप सभी की सारी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमेशा टारगेट सेमेस्टर आपके साथ रहता है। इसलिए हम आपको मोस्ट अफोर्डेबल प्राइस में सारथी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। जस्ट एट 199 आप जाके सारथी खरीद सकते हैं, जिसमें आपको 100% सिलेबस कवरेज, 100% एमसीक्यूज प्लस डाउट सॉल्विंग सपोर्ट। यार 200 में क्या चाहते हो? जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो, अगर जो कोर्स हम लोग 200 में बेच रहे हैं उस कोर्स की कीमत 2 से 3,000 4,000 तक हो सकती है, लेकिन हम लोग हमेशा स्टूडेंट हित में, हमारे विद्यार्थियों के हित में सोचते हैं। इसलिए हमारी जो टेक्निकल टीम है, हमारी जो मार्केटिंग टीम है, सारी टीम्स को हमने कहा है कि आप जो भी कॉस्टिंग अपना रखें बिल्कुल मिनिमम कॉस्टिंग रखें, ताकि हमारे स्टूडेंट्स तक जो भी कोर्स पहुंचे वो बिल्कुल अफोर्डेबल प्राइस में पहुंचे। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है हमारे डिस्कशन का, वो टॉपिक है कंपनी लॉ फर्स्ट के एमसीक्यूज। इसके पहले एक और वीडियो कंपनी लॉ फर्स्ट के एमसीक्यूज से संबंधित अपलोड हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और यदि आप कंपनी लॉ फर्स्ट के पूरे प्लेलिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि जब तक आपके पास कंसेप्चुअल नॉलेज नहीं होता है, थियोरेटिकल नॉलेज नहीं होता है, टेक्निकल नॉलेज नहीं होता है, तब तक आप किसी भी सेक्टर में सरवाइव नहीं कर सकते। हो सकता है आप एग्जाम अच्छे से पास कर लें, आप एग्जाम में टॉप भी कर लें, बट देयर विल बी नो मीनिंग ऑफ योर टॉप बीइंग टॉपर। टॉपर का मीनिंग तब होता है जब आप एग्जाम में टॉप करने के साथ साथ जब आप किसी जॉब वैकेंसी में जाएं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो उसमें आप टॉप करें, उसमें आप बेहतरीन परफॉर्मेंस दें। तो वो कैसे आएगा? वो तब आएगा आपके पास जब आपके पास कंप्लीट कंसेप्चुअल नॉलेज होगा, और उसके लिए आपको कंप्लीट सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा। लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप कंप्लीट सिलेबस पढ़ें, एटलीस्ट उतना पढ़ लें जितना आपके एग्जाम के लिए और आपके करियर के लिए, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपका सारथी डिजाइन किया गया। जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टारगेट गुरुकुल मोबाइल ऐप का, वहां से लिंक पर क्लिक करके हमारे ऐप को डाउनलोड करिए और सारथी को ज्वाइन करिए। चलिए आते हैं टॉपिक पे। सबसे पहला क्वेश्चन है आज के सेशन का, द डॉक्यूमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पब्लिक कंपनी। इसमें से कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते समय, कंपनी को रजिस्टर करते समय हमको आरओसी के साथ फाइल करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है? आपको पता होगा कि कंपनी जब भी इनकॉर्पोरेट की जाती है तो 3 ऐसे इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं। स्पेशली आप 2 तो डॉक्यूमेंट्स जानते ही होंगे, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों बहुत ही क्रिटिकल और बहुत ही इसेंशियल डॉक्यूमेंट होते हैं जब भी आप किसी कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए या रजिस्टर करने के लिए आते हैं। तो अब इसमें पूछा गया कि कौन सा ऐसा डॉक्यूमेंट है जो रिक्वायर्ड नहीं होता है वाइल इनकॉर्पोरेटिंग द कंपनी, वाइल रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी। तो आपका आंसर हो जाएगा डी, दैट इज अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। हिंदी में पढ़ लेते हैं। किसी सार्वजनिक कंपनी के निगमन के समय कंपनी रजिस्ट्रार के पास वह दस्तावेज होना आवश्यक नहीं है। तो जो प्रोस्पेक्टस के बदले में आप एक बयान देते हैं, आप जो एक स्टेटमेंट, आप जो एक कथन पेश करते हैं, जो स्टेटमेंट पेश करते हैं इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रोस्पेक्टस के जगह पे, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है जब आप किसी पब्लिक कंपनी को आरओसी के पास इनकॉर्पोरेट करते हैं या रजिस्टर करते हैं। लेकिन जब भी आप किसी पब्लिक कंपनी को आरओसी के पास रजिस्टर करते हैं तो इन 3 चीजों की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और
कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन ई फॉर्म, दैट इज DIR 12। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है ऑन इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी, यानी कंपनी के निगमन पर एक कंपनी क्या बन जाती है। तो जब जैसे ही किसी कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है तो कंपनी के अंदर वो सारे फीचर्स आ जाते हैं जो एक रजिस्टर्ड कंपनी के अंदर होते हैं। जैसे मान लीजिए हमें एक कंपनी बनानी है, अभी तक हमारी कंपनी नहीं बनी है, जिस दिन हमारी कंपनी बन जाएगी उस दिन उसके अंदर वो सारी विशेषताएं आ जाएंगी जो एक रजिस्टर्ड कंपनी, जो ऑलरेडी कंपनियां मार्केट में चल रही हैं, जो कंपनियां मार्केट में ऑपरेट कर रही हैं, उनके अंदर जो विशेषताएं हैं वो सेम विशेषताएं, वो सेम फीचर्स हमारी कंपनी में भी आ जाएंगे आफ्टर इनकॉर्पोरेशन या फिर आफ्टर रजिस्ट्रेशन। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्वायर्स परपेचुअल सक्सेशन। जैसे ही ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है तो उस कंपनी को शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, जैसे ही कंपनी बन जाती है तो उसको परपेचुअल सक्सेशन मिल जाता है, उसको एक शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है ऑन इनकॉर्पोरेशन द प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स आर बाइंडिंग। निगमन पूर्व अनुबंध बाध्यकारी है यदि कंपनी उनका अनुसमर्थन करती है, इफ कंपनी रेटिफाई देम। आपने पढ़ा होगा, जब हमने आपको थ्योरी पढ़ाया था तो उसमें आपको बताया था हमने कि जो भी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट्स जो कंपनी को बनाने से पहले किए गए, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी कंपनी पे बाइंड नहीं होते, वो कॉन्ट्रैक्ट्स कभी भी कंपनी को बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन एक कंडीशन होता है जब वो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपनी को बाध्य कर सकते हैं, जब कंपनी खुद उनको रेटिफाई करे, जब कंपनी खुद उनका अनुसमर्थन करे, यानी जब कंपनी खुद उन पे बाइंडिंग होना चाहेगी, खुद चाहेगी कि उन कॉन्ट्रैक्ट्स को मैं परफॉर्म करूं, तब उस केस में वो कॉन्ट्रैक्ट्स उस पे बाइंडिंग हो सकते हैं, अन्यथा नहीं हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द चार्टर ऑफ कंपनी इज इट्स। किसी भी कंपनी का जो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है वो क्या होता है, तो कंपनी का जो चार्टर डॉक्यूमेंट होता है वो आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज अ चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। जो आपकी कंपनी का चार्टर डॉक्यूमेंट होता है वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। उसके साथ साथ कई जगह आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी दिखेगा, यानी कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि कंपनी के जो चार्टर डॉक्यूमेंट्स हैं वो MOA भी है और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन भी है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। Which of the form of MOA has not been given in Schedule 1? इसमें से मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का कौन सा रूप शेड्यूल 1 में नहीं दिया गया। आपको पता होगा कंपनीज एक्ट 2013 में शेड्यूल्स हैं, अलग अलग शेड्यूल्स हैं, अलग अलग सेक्शंस हैं, अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो उसमें से जो शेड्यूल 1 है वो शेड्यूल 1 MOA के कुछ फॉर्म्स को बताता है, MOA के कुछ रूप को बताता है, MOA का कुछ जो स्ट्रक्चर होता है उसको बताता है। अब उसमें B स्ट्रक्चर भी आता है, C भी आता है, D भी आता है, लेकिन A जो फॉर्म है वो MOA का शेड्यूल 1 में नहीं दिया गया है। यानी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो फॉर्म है शेड्यूल 1 में जो दिया गया है उसमें A फॉर्म नहीं दिया गया है, बाकी B, C, D दिया गया है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, A। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। A company must have a registered office within dash days of incorporation। किसी कंपनी के पास निगमन के कितने दिनों के भीतर एक पंजीकृत कार्यालय होना चाहिए। तो किसी कंपनी के पास रजिस्ट्रेशन होने के 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस कंपनी के पास एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए। यानी जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है उसको 30 दिन के अंदर अपना एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ता है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 30 डेज। कंपनी को बनाने के 30 दिन के अंदर कंपनी को एक रजिस्टर्ड ऑफिस बनाना पड़ता है। अगला क्वेश्चन नंबर 7। अ कंपनी इज रजिस्टर्ड ड्यू टू इनएडवर्टेंस when its name resembles with the name of any existing company may change its name by। कोई कंपनी असावधानी के कारण पंजीकृत हो जाती है, जब उसका नाम किसी मौजूदा कंपनी के साथ मिलता जुलता है तो वो अपना नाम बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल मेरी ये कंपनी है,
मैंने जब कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरी जो कंपनी का नाम है वो बिल्कुल यूनिक है, लेकिन कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मेरी कंपनी का नाम किसी दूसरी कंपनी के नाम से सिमिलर है। तो उस केस में वो कंपनी अपना नाम बदल सकती है। कैसे बदल सकती है? तो उस कंपनी को अपना नाम बदलना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का परमिशन लेके और एक रेजोल्यूशन पास करके अपने कंपनी के मीटिंग में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, दैट इज बाय टेकिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल एंड आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी a registered office can be changed within the same state under the jurisdiction of the same registrar of companies by passing। यानी सूचीबद्ध कंपनी के मामले में एक पंजीकृत कार्यालय को उसी राज्य के भीतर उसी कंपनी के रजिस्ट्रार के अधिक क्षेत्र के तहत बदला जा सकता है। समझिए, अगर कोई कंपनी है, वो कंपनी अगर वो लिस्टेड है और वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना चाहती है दूसरे स्टेट में, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, और यदि जो दूसरे स्टेट में वो चेंज करना चाहती है उस स्टेट में भी वही आरओसी काम करती है जो पहले वाले स्टेट में आरओसी काम करती थी, यानी उस स्टेट में भी उस आरओसी का जुरिस्डिक्शन है, उस स्टेट में भी उस आरओसी का दायरा है, काम करने का अधिकार क्षेत्र है, तो कंपनी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को क्या पास करना पड़ेगा? तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से डिसीजन लेने के, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से परमिशन लेने के लिए कि मैं अपना रजिस्टर्ड ऑफिस इस स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चाहता हूं, तो उस केस में आपको पास करना पड़ेगा स्पेशल रेजोल्यूशन अपने जनरल मीटिंग में। लेट मी रिपीट माय क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, वो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में शिफ्ट करना चाहती है, तो उस केस में अगर जो आरओसी जो उसको रजिस्टर्ड ऑफिस खोलने का पूरा प्रावधान देता है, उसको पूरा अप्रूवल देता है, अगर वो आरओसी उस स्टेट में भी काम करता है जिस स्टेट में उस कंपनी को ट्रांसफर किया जा रहा है, उस कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस ट्रांसफर किया जा रहा है, तो उस केस में जो कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस को ट्रांसफर करना चाहती है उस कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा कंपनी के जनरल मीटिंग में। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। द कंपनी में चेंज इट्स नेम बाय। कंपनी अपना नाम कैसे बदल सकती है? तो अगर कभी भी किसी कंपनी को अपना नाम बदलना है तो कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, प्लस सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल भी लेना पड़ता है। स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, एमसीए से अप्रूवल लेना पड़ता है, प्लस आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है, अपने मेंबर से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा आपको, और एट द सेम टाइम आपको सरकार से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा अगर आपको अपनी कंपनी का नाम बदलना है तो। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज ऑफ द मेमोरेंडम इट इज एसेंशियल टू पास। आपने पढ़ा होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अलग अलग क्लॉज होते हैं, ऑब्जेक्ट क्लॉज, कैपिटल क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज, सब्सक्रिप्शन क्लॉज, मेंबर क्लॉज, ये अलग अलग क्लॉजेस होते हैं। उसमें से अगर किसी कंपनी में अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज को उसको चेंज करना है तो उस केस में कंपनी को क्या पास करना पड़ेगा? तो कंपनी को एक स्पेशल रेजोल्यूशन यानी एक विशेष संकल्प पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? कंपनी को एक विशेष संकल्पन प्राप्त करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा, एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। हिंदी में, ज्ञापन के उद्देश्य खंड में परिवर्तन करने के लिए निम्नलिखित को पारित करना आवश्यक है। तो अगर आप अपने कंपनी के ज्ञापन के उद्देश्य में कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऑब्जेक्ट क्लॉज में कोई भी परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उस केस में आपको कंपनी में एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है कंपनी की जनरल मीटिंग में, और उस स्पेशल रेजोल्यूशन के डिसीजन के हिसाब से ही आप या तो ऑब्जेक्ट क्लॉज बदलेंगे या तो नहीं बदलेंगे, एज पर द डिसीजन ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन पास्ड इन योर जनरल मीटिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। एन अल्ट्रा वायरस एक्ट ऑफ कंपनी कैन बी रेटिफाइड इफ इट इज इंट्रा वायरस। हिंदी में, कंपनी के अधिकारेतर अधिनियम की पुष्टि की जा सकती है यदि वह अधिकारेतर हो। मतलब ये है, अधिकारेतर का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा वायरस यानी कोई भी चीज जो हमारे कंट्रोल के बियॉन्ड होती है, जो कानून के प्रावधान का उल्लंघन करती है,
अब ये कहा जा रहा है कि कंपनी का जो एक्ट है, अगर वो अल्ट्रा वायरस है,